दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका जो CSR नेट केमिकल साइंस का एग्जाम होगा 27 जुलाई को सुबह 9 से 12 की शिफ्ट के अंदर, उसके बारे में डिटेल में यहाँ पर बात करेंगे। देखो जब आप एग्जाम देने जाओगे तो एग्जाम हॉल में इंटर करने के बाद आपका जो 3 घंटे का टाइम मैनेजमेंट होगा उसको कंप्लीट डिकोड यहाँ पर मैं करने वाला हूँ कि किस तरह से आपके एग्जाम में जो 3 सेक्शन होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, उनको आपको किस तरह से मैनेज करना है, कौन से सेक्शन को आपको पहले अटेम्प्ट करना है, कौन से सेक्शन को बाद में अटेम्प्ट करना है ना। पूरा टाइम मैनेजमेंट आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। साथ के साथ किन किन चीजों का आपको वहां पर ध्यान रखना है ताकि आपका समय बचे, कम समय में ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाओ और ताकि आपके पास पर्याप्त टाइम रहे, टाइम की आपकी कोई कमी नहीं रहे और आपके सिलेक्शन के चांस यहाँ पर बढ़ सके। सबसे अच्छी बात बता दूं मैं इस वीडियो की क्या रहेगी, इस वीडियो की सबसे अच्छी बात रहेगी कि यहाँ पर मैं जो एनटीए की इस वेबसाइट पर ये मॉक टेस्ट दे रखा है, इसी मॉक टेस्ट के साथ सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। तो ऐसे केस में क्या होगा, आपके अंदर एक फीलिंग आएगी जैसा नजारा आपको अभी देखने को मिलेगा यहाँ पर, बिल्कुल सेम टू सेम कंडीशन वहां पर मेन एग्जाम में देखने को मिलेगी, ताकि आप उस सिचुएशन से पहले ही फेमिलियर हो जाए ताकि आपको कोई समस्या यहाँ पर नहीं आए। तो देखो यहाँ पर एनटीए की जो वेबसाइट है csrnet.nta.ac.in, इस पर जब आप मॉक टेस्ट पर यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये वाला पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर कुछ यूनिवर्सल कांस्टेंट लिखे हुए हैं, इन कांस्टेंट की वैल्यू आप देख सकते हो। इसकी यहाँ पर वैल्यू देखने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली जब आप पेपर दोगे, फाइनल पेपर अटेम्प्ट करोगे, तो अगर बीच में किसी भी कांस्टेंट को देखने की आपको जरूरत पड़ती है तो आप इनको देख सकते हो, ड्यूरिंग द पेपर आप इनको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे रहेंगे, सारी चीजें मैं आपको समझा दूंगा, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखो आपका जो पेपर होगा, आपको पता है कि पेपर के अंदर 3 पार्ट रहेंगे ना, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ठीक है। तो यहाँ पर जो डाटा दे रखा है ये एक तरह से रफ डाटा दे रखा है, ये अपना केमिकल साइंस के अकॉर्डिंग डाटा नहीं है, तो ये केवल जस्ट एक सैंपल डाटा है। वहां पर जो डाटा आएगा वो अलग आएगा, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना। मैं आपको बता देता हूँ कि अपना जो केमिकल साइंस का पेपर होगा उसमें पार्ट ए जिसमें जर्नल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहेंगे, तो पार्ट ए के अंदर 20 क्वेश्चन रहेंगे, उनमें से आप मैक्सिमम 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ध्यान देना, ज्यादा 15 कर सकते हो, बाकी तो आपको एक क्वेश्चन आता है तो एक ही करोगे, अटेम्प्ट 2 आता है तो 2 ही करोगे, लेकिन मैक्सिमम कितने कर सकते हो, 15, है ना। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा और नेगेटिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर आपका 0.5 मार्क्स काट लिया जाएगा। पार्ट बी के अंदर अपने केमिकल साइंस में यहाँ पर 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 में से आपको 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी 0.5 रहेगी। पार्ट सी के अंदर केमिकल साइंस में 60 क्वेश्चन रहेंगे, 60 में से आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा और प्रत्येक नेगेटिव क्वेश्चन पर 1 नंबर यहाँ पर डिडक्ट आपका किया जाएगा। तो कुल मिलाकर अपना जो केमिकल साइंस का पेपर होगा उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 120 मतलब 120 क्वेश्चन रहेंगे, है ना। और 120 क्वेश्चन में से आपको यहाँ पर 15 + 35, है ना, 50 और साथ के साथ 25, मतलब टोटल नंबर आपको 75 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करने रहेंगे। ध्यान देना, 15 तो पार्ट ए से, 35 इससे, तो 50 हो गया, 50 और 25 यहाँ से, तो 75 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे। टोटल जो अपना पेपर रहेगा केमिकल साइंस का वो 200 मार्क्स का ही रहने वाला है। तो ये थी ये चीज़ वहाँ पर आपको दिखेगी, इसके बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी होगी तो कुछ समझाने का यहाँ पर है नहीं। इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, जैसे अपना जो पेपर आएगा ना वो बाईलैंग्वेज होगा, मतलब क्वेश्चन एक बार इंग्लिश में लिखा रहेगा, एक बार हिंदी में लिखा रहेगा, बाईलैंग्वेज रहेगा, है ना। तो बाईलैंग्वेज रहेगा। अब इस केस में आपको एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दिखाई देता है कि इंग्लिश में तो एक ही क्वेश्चन का मतलब अलग है, जब उसी क्वेश्चन को अपन हिंदी में पढ़ते हैं तो वहां पर उसका डिफरेंट मीनिंग हो रहा है, मतलब इंग्लिश में और हिंदी में दोनों अलग अलग बातें वो एक क्वेश्चन में लिखी हुई है। तो ऐसे केस में क्या है कि उस क्वेश्चन में करेक्शन रहेगा। तो ऐसे केस में आपको उस क्वेश्चन को इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, क्योंकि इंग्लिश के अकॉर्डिंग ही उसको माना जाएगा, कंसिडर किया जाएगा, हिंदी वर्जन को कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ध्यान देना, कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि हिंदी वाले जो सेक्शन है, हिंदी में जो लिखा रहेगा उसको आप हेल्प के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज में ले सकते हो अगर आपको कोई इंग्लिश समझ में नहीं आ रही हो तो। बाकी आपको इंग्लिश के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक चीज यहाँ पर और लिखी हुई है कि फिजिकल हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट है उनको क्या होगा कि पर हावर 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा, है ना। जैसे 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा, पर हार 20 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा मिलेगा, तो 3 घंटे के उनको 60 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। मतलब कुल मिलाकर फिजिकल हैंडीकैप्ड को 4 घंटे का टाइम मिलेगा, जबकि नॉर्मल स्टूडेंट को 3 घंटे का यहाँ पर टाइम मिलेगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। देखो एक चीज और बताएं कि फिजिकल कैलकुलेटर यहाँ पर अलाउड नहीं है, मतलब आप अपने घर से कोई कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते, लेकिन ध्यान देना
आपको ऑन स्क्रीन, यहाँ पर ऑन स्क्रीन साइंटिफिक कैलकुलेटर दिया जाएगा, उसको आप यूज में ले सकते हो। देखो प्रैक्टिस के लिए चाहो तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन अपने लैपटॉप में या मोबाइल में इस तरह से साइंटिफिक कैलकुलेटर आप यूज में करके देख लेना थोड़ा बहुत, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन रहे। मोबाइल में भी इसको खोल सकते हो आप, गूगल प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हो, है ना, गेट 2024 या गेट 2025 नाम से आपको मिल जाएगा, है ना। तो आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए यूज में लेकर देख लेना। अब इसका बेनिफिट क्या होगा साहब, जैसे सपोज करो कि आपको मान के चलो कि ये हो गया यहाँ पर 254, इसका मान लो सपोज करो कि आपको लॉगरिथम देखना हो तो डायरेक्ट क्लिक करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। जो ये संख्या है जिसका मान लो कि आपको अंडर रूट निकालना है, तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे अंडर रूट पे आपको सीधा इसका अंडर रूट मिल जाएगा। मान लो आपको देखना है कि 10 के पावर इतना इक्वल कितना होगा, तो इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर से बहुत सारी चीजें काफी ईजी हो जाते हैं। आप एक बार हल्का फुल्का आइडिया इसका ले लेना, अदरवाइज एग्जाम में आप इसमें टाइम ही वेस्ट करोगे, आपको कोई फायदा नहीं होगा। डायरेक्ट नॉर्मल कैलकुलेटर की तरह इसको यूज में नहीं करना, इसको यूज करने का थोड़ा सा डिफरेंट मेथड होता है, तो आप पहले देख लेना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं वापस अपने इंस्ट्रक्शन पे। देखो बाकी ये जितनी भी चीज़ें हैं इनके बारे में आपको अभी जो पेपर अटेम्प्ट करके बताऊंगा उसी के साथ साथ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तो अभी यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, देखो एग्जाम हॉल के अंदर आपको ऐसी चीज़ें नहीं ले जानी जो प्रोहिबिटेड हो, मतलब जो अलाउड नहीं है, जैसे कैलकुलेटर हो गया, सेल फोन हो गया, या पर कोई खाली पेज आप कोई स्टूडेंट रफ काम करने के लिए ले जाए तो वो चीज़ें अलाउड नहीं है। किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, डायलर वगैरह, है ना, अलार्म वगैरह, कोई ईयरफोन वगैरह रिकॉर्डिंग का, है ना, फोटोग्राफिक डिवाइस वगैरह कुछ भी यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो आपका सिंपल जाना है। देखो जो भी स्टूडेंट है आपको पता है कि या तो एक दिन पहले पहुंच जाता है या फिर सेम डे अर्ली मॉर्निंग वो सेम डे पहुंच जाते हैं। तो आप जो भी वहाँ पर रूम वगैरह बुक करोगे तो वहीं पर सब कुछ रख के जाइए, आप अपना एडमिट कार्ड ले जाइए और एडमिट कार्ड के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दे रखे हैं उसको फॉलो करें, उसके अनुसार वहाँ पर चीज़ें आप ले जाइए। बाकी इधर उधर की ज़्यादा बातों में आप वहाँ पर चक्कर में ना पड़े। क्लियर है? यहाँ तक सपोज करो कि कोई स्टूडेंट काफ़ी महंगी चीज़ वहाँ पर ले गया सेंटर पर, ठीक है ना, और गलती से वो बिल्कुल अंदर ले जाने के लिए अलाउ नहीं है और वो बाहर ही रख ले, तो उसका ध्यान पेपर पे कम रहेगा और अपनी चीज़ पर ज़्यादा रहेगा कि कहीं मेरी चीज़ वो खो नहीं जाए, काफ़ी कॉस्टली है। तो ऐसी कोई कॉस्टली चीज़ें वहाँ पर बिल्कुल भी आप ना ले जाइए, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद देखो फिर यहाँ पर आपको क्लिक करना है, तो इंस्ट्रक्शन वगैरह यहीं पर पढ़ लेना, वहाँ पर जल्दी से आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जिस पर बिल टिक करने के बाद फिर आपको सबमिट पर यहाँ पर क्लिक करना। जैसे सबमिट पर आप क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके सामने स्क्रीन होगी। देखो बिल्कुल सेम टू सेम वहाँ पर आने वाला है, वहाँ पर बस क्वेश्चन की संख्या वगैरह आपके एग्जाम पेपर के अकॉर्डिंग रहेगी। बाद में फिर जैसे यहाँ पर आप स्टार्ट पर क्लिक करोगे, इस पर स्टार्ट पर क्लिक करते इस तरह से आपके सामने पेपर ओपन हो जाएगा। अब वहाँ पर वही आपको सेक्शन वगैरह दिख जाएंगे, भाई सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। मैं कहूँगा कि आपको सेक्शन सी ही पहले अटेम्प्ट करना है। देखो उसका रीजन क्या है, आपको पता है सेक्शन ए के अंदर जर्नल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहेंगे, है ना। अब जर्नली जो अपन केमिकल साइंस के स्टूडेंट वगैरह रहेंगे, अपना मेन फोकस सब्जेक्ट पे रहता है, तो अपन जर्नल एप्टीट्यूड को बाद में लेंगे, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन अपने सब्जेक्ट पर ही ध्यान देंगे, वो सबसे अच्छी बात है। अब सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट में भी बी सेक्शन और सी सेक्शन अपना सब्जेक्ट का होता है। आपको पता है बी सेक्शन के अंदर 40 में से 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, बी सेक्शन टोटल मिला के 70 मार्क्स का है, जबकि सी सेक्शन में 60 में से अपन को 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सी सेक्शन आपका 100 मार्क्स का है। सिलेक्शन में जो सबसे ज्यादा रोल रहता है वो सी सेक्शन का रहता है। तो मैं कहूँगा कि जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे, आपका पेपर स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सी सेक्शन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। आपका टाइमिंग वगैरह इस तरह से यहाँ पर चालू हो जाएगा, वही ऊपर अपना नाम वगैरह सब चेक कर लेना, यहाँ पर सारी डिटेल, अपना फोटो वगैरह चेक कर लेना, पता चले कि यहाँ पर कुछ गलत आईडी यहाँ पर खुल जाए, तो आप तुरंत के तुरंत वहाँ पर जो भी रहे उसको आप बता देना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब आपके सामने स्क्रीन पर है भाई, ठीक है। अब आपके सामने सी सेक्शन आपने ओपन किया, सी सेक्शन में आपको पता है 60 में से 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो आपने देखा पहला क्वेश्चन, आपको देखा अरे यार ये तो ऐसा क्वेश्चन है, मेरे समझ में ही नहीं आ रहा, ये टॉपिक तो शायद मुझे पढ़ा ही नहीं लग रहा है, क्योंकि सी सेक्शन के क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं, है ना। तो आपको बिल्कुल भी मत घबराना, आपको पता है कि आपको 60 में से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, मतलब 35 क्वेश्चन तो आपको छोड़ने ही है, 35 तो आपको ऐसे भी छोड़ने हैं, आपको तो 25 ही मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं आ रहा, तो तुरंत आप नेक्स्ट पर क्लिक करें। आपको सेकंड भी लग रहा है नहीं आ रहा, थर्ड भी लग रहा है नहीं आ रहा, फोर्थ पर चले जाए, है ना।
आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बहुत से स्टूडेंट क्या होता है, पहला क्वेश्चन देखा, अरे तो मेरे को तो आया ही नहीं, वहीं पर वो प्रेशर में आ गए। दूसरा क्वेश्चन देखा, मान लो वो भी नहीं आया, और ज्यादा प्रेशर में आ गए। तीसरा क्वेश्चन देखा, सपोज करो वो भी नहीं आया, वो आधी उम्मीद ही वहां पर उनकी खत्म हो जाती है। और गलती से चौथा भी नहीं आया तो वो सोचते हैं अरे यार गए हम तो काम से। कई बार क्या होता है कि आगे के क्वेश्चन आपको टफ लग रहे हैं और जब पीछे आप चलते हो तो पता चलता है कि पीछे बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ गए, ऐसा भी होता है। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं। सपोज करो आपने पहले 3 क्वेश्चन तक आपको आया ही नहीं और चौथा क्वेश्चन आपको लगा कि यार मुझे आ गया ये क्वेश्चन, तो तुरंत जो भी उसका सॉल्यूशन है उस पर टिक करो। अब एक बात समझना है, यहाँ पर जैसे आप टिक करोगे तो यहाँ पर एक ग्रीन आ जाएगा भाई, इस तरह से। जैसे मैंने 4th नंबर के क्वेश्चन पर टिक किया तो यहाँ ग्रीन, तो ग्रीन का मतलब क्या है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दे चुके हो। ठीक है ना, आई थिंक समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर ही अगर वो कोई इंस्ट्रक्शन आपको देखना हो तो दोबारा ही आ जाएगा ना, वो जो यूनिवर्सल कांस्टेंट वगैरह वो यही से आपको दिख जाएगा ना। मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, यहाँ से ये वो सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ से भी आपको दिख जाएंगे। बाकी दोबारा देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने एक बार समझा ही दिया। ठीक है, यही से आपको प्रोफाइल वगैरह भी दिख जाएगी, तो इसकी कोई नीड अपन को नहीं है। अब आप यहाँ से जैसे 2nd नंबर के क्वेश्चन पे गए। अब 2nd नंबर का क्वेश्चन देखा आपने भाई, चलो ये क्वेश्चन मुझे आ गया और मान लो इसका आंसर आपने टिक कर दिया ये, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं यार ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मुझे एक बार दोबारा से रिव्यू करना पड़ेगा, दोबारा से देखना पड़ेगा। तो देखो ध्यान देना, अभी जब आपने इसको अटेम्प्ट किया तो यहाँ पर ग्रीन कलर से हो रहा है, लेकिन आपको चूंकि क्वेश्चन दोबारा से देखना है, अब आप वहां पर दिमाग में ध्यान तो रखोगे नहीं कि 5वें नंबर का क्वेश्चन मुझे दोबारा देखना है। नहीं भाई, यहाँ पर ऑनलाइन में यही तो व्यवस्था है कि आप डायरेक्ट बुक मार्क यहाँ पर करोगे तो करते इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि ये जो ब्लू कलर आ रहा है वो ऐसे क्वेश्चन है जिसका आपने आंसर तो अटेम्प्ट किया है, लेकिन साथ के साथ ही ये आपने बुक मार्क भी कर रखा है, इसको आपको दोबारा से बाद में रिव्यू करना है। मेरे हिसाब से यहाँ पर अब आपके समझ में आ गया होगा। क्लियर है भाई, समझ में आ गया। अब आपको इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जाना है। अब सपोज करो कि ये क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आप इसको अटेम्प्ट करोगे, लेकिन अभी इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है। हाँ, इसको मैं बाद में देखूंगा, बाद में जब मुझे समय मिलेगा। तो आप डायरेक्ट बिना इसका आंसर अटेम्प्ट किए आप यहाँ पर बुक मार्क कर सकते हो। तो ध्यान देना, जब आप डायरेक्ट बुक मार्क करोगे बिना आंसर अटेम्प्ट किए तो यहाँ पर आपको फिर रेड कलर से होगा। अगर कोई आंसर अटेम्प्ट करके बुक मार्क करोगे इस तरह से तो फिर आपको यहाँ पर ब्लू कलर से होगा। रिव्यू करते समय आपको लग रहा है कि नहीं ये आंसर मैंने गलत टिक कर दिया, तो आप दूसरा इसका आंसर भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो सारी फैसिलिटी यहाँ पर होती जाएगी। अब आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, इस तरह से आप टिक टिक यहाँ पर कर सकते हो, है ना। अब एक बात यहाँ पर क्लियर हो गया भाई। अच्छा, ऊपर यहाँ पर टाइम भी चलता रहेगा, जैसे अभी इसका 10 मिनट का टाइम दे रखा है, तो इसका 10 मिनट का टाइम पूरा होने वाला है। अब जैसे अपन ने अभी पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं किया और सोल्व करने से पहले ही अपना यहाँ पर टाइम ओवर हो जाता है, तो ये क्वेश्चन पेपर ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, है ना। जैसे भी देखना आप यहाँ पर देखो 2 हो गया, 1 हो गया, और ये जैसे आपका टाइम ओवर होगा ये सबमिट हो गया ऑटोमेटिक। अब आपको कुछ भी नहीं करना। इसलिए अगर आपने अपना टाइम का ध्यान नहीं रखा तो ऐसे केस में क्वेश्चन पेपर सबमिट हो जाएगा, जो भी आपने अटेम्प्ट किया आंसर वो सेव हो जाएंगे, सिस्टम उसको ऑटोमेटिक ही सेव कर देगा। अभी चूंकि मुझे समझाना था इसलिए मैंने सारी बात आपको बताई है, ठीक है ना। यहाँ पर अभी मैं दोबारा से इसको ओपन करके आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। यहाँ पर आई थिंक क्लियर हो गया होगा, यहाँ से मैं दिखा देता हूँ। तो सारी चीजें आपके समझ में आई गई, आपको किस तरह से इन चीजों को यूज में लेना है ना। यहाँ पर मैं कुछ यहाँ पर ले लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर कुछ चीजों को अटेम्प्ट कर देता हूँ ये, ठीक है। और यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन को अपन बुक मार्क भी कर देता है इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से ये सारी चीजें हो गई भाई। यहाँ पर ये आई थिंक क्लियर हो गया। इस तरह से यहाँ पर ये सारी चीजें अपन कर देते हैं, है ना। आपको कोई प्रवेश क्वेश्चन देखना हो तो आप यहाँ भी जा सकते हो, डायरेक्ट आप किसी भी क्वेश्चन पर यहाँ पर जंप भी कर सकते हो। जैसे आपको डायरेक्टिव देखना है कि यार 10वें नंबर का क्वेश्चन मैंने आंसर तो कर रखा है लेकिन मुझे रिव्यू करना है, तो दोबारा आप यहाँ पर देख सकते हो, है ना। आपको लग रहा है कि आंसर इसका पहले गलत अटेम्प्ट कर दिया था तो इसको सही कर सकते हो। आई थिंक सारी चीजें आपके समझ में आ गई होगी। तो आप यहाँ पर ये डिसाइड करना कि जो सी सेक्शन है, क्योंकि आपको भाई ये सी सेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, आपको बी सेक्शन भी अटेम्प्ट करना है, ए सेक्शन भी करना है। तो सी सेक्शन को आप कोशिश करना कि लगभग 1 घंटे 15 मिनट, 1 आवर 15 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 1 आवर 30 मिनट के अंदर अंदर आप सी सेक्शन को खत्म कर लेना। अब जैसे आपका सी सेक्शन खत्म हो जाए तो दोबारा भी इनको रिव्यू करने मत लग जाना, कोई दिक्कत नहीं, है ना। आप पहले बी सेक्शन को भी अटेम्प्ट कर लो इसी तरह से, है ना। और जब ए, बी और सी सेक्शन आपका अटेम्प्ट हो जाए
तो ऐसे केस में आप देख लेना आपके पास कितना समय बचा हुआ है, थोड़ा सा ठीक ठाक समय बचा हुआ है, तो पहले आप इन क्वेश्चन को जो आपने रिव्यू के लिए यहाँ पर डाल रखे हैं, पहले इन क्वेश्चन को आप चेक कर लेना एक बार कि कौन सा आपने किया कौन सा नहीं किया है। जो क्वेश्चन यहाँ पर रिव्यू के लिए डाल रखा है एक बार उनको क्रॉस चेक कर लेना, ताकि कोई गलती हो जाए तो उनको आप दोबारा से सही कर सको। क्लियर है? आपका बी सेक्शन सी सेक्शन हो गया पर्याप्त टाइम में, उसके बाद फिर ए सेक्शन लेना, आई थिंक हो गया। अब ए सेक्शन भी आपने देख लिया, ए सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं उतने करो। अच्छा, कुछ स्टूडेंट का डाउट होता है कि ए सेक्शन में मुझे ऐसा तो नहीं इनके अलग से पास होना जरूरी, पासिंग मार्क्स लाना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपका जो ओवरऑल यहाँ पर चेक किया जाएगा वो ए प्लस बी प्लस सी सेक्शन का टोटल चेक किया जाएगा। अगर टोटल कट ऑफ को क्रॉस करता है तो आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसलिए आपको बिल्कुल भी डिफरेंशिएशन में नहीं आना है, पहले आपको सब्जेक्ट पर ध्यान देना है, बचे हुए टाइम में आपको जनरल एप्टीट्यूड पर ध्यान देना है। देखो जनरल एप्टीट्यूड आप पढ़ो मत पढ़ो, 2-4 क्वेश्चन उसके ऐसे भी अटेम्प्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट इसमें नहीं होगा। जब आपका पूरा पेपर यहाँ पर हो गया है ना, अब आप उसको अगर टाइम हो गया तो भाई टाइम होने पर तो ऑटोमेटिक सबमिट होगा इसे, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन आपका टाइम हो गया, अब आपको देख रहा है कि अब कुछ भी नहीं आ रहा, मुझे तो अब सबमिट करना है, तो फिर यहाँ पर डन पर आपको क्लिक करना है। ध्यान देना, डन पर क्लिक कर, डन पे क्लिक करते यहाँ पर देखो वार्निंग फर्स्ट लिखा हुआ आएगा, और उसमें आपको यहाँ पर डिटेल आएगा भाई इस पेपर के अंदर टोटल कितने क्वेश्चन है, आपने कितने अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन आपने अभी छोड़ दिए। आपको लग रहा है नहीं अभी तो यार मैंने तो भी बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ रखे हैं, अभी मेरे पास समय भी बचा हुआ है, एक बार मैं पेपर को दोबारा देख लेता हूँ, तो आप गो टू टेस्ट पर क्लिक करोगे, वहाँ पर पेपर पर आ जाओगे। अब ये क्वेश्चन आपने भी छोड़ रखे, हाँ, तो जैसे मान ली इस पर अटेम्प्ट कर दिया, ये आपने छोड़ रखा है, हाँ, जैसे आपने इस पर अटेम्प्ट कर दिया, ये आपने छोड़ दिया, जैसे इसको इस पर अटेम्प्ट कर दिया, जो आ रहा है। ऐसा नहीं कि बस टिक कर दिया बिना देखे, समझे ना, अगर आ रहा हो तो कर दिया, नहीं आ रहा हो तो छोड़ दिया। अब डन पर क्लिक किया, अब कोई चांस नहीं है भाई कभी 2 क्वेश्चन तो मुझे आ ही नहीं रहे। अब गो टू टेस्ट पे नहीं जाना, आपको फिनिश पर क्लिक करना। फिनिश पे क्लिक करते वार्निंग सेकंड आएगी है। अब आप यहाँ पर फिर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे एक बार पेपर देखना है, समय आपके पास है तो आप पेपर देख लो, अदरवाइज फाइनली फिनिश पर जब आप क्लिक करोगे उसके बाद फाइनल वार्निंग आपके पास आएगी। उसके बाद जैसे ही फिनिश पर क्लिक करोगे ये सबमिट हो जाएगा। एक बार सबमिट होने के बाद आप दोबारा से पेपर को नहीं देख पाओगे, इस बात का ध्यान रखना है। और ना, और साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है भाई उसको आप एक बार अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह हो तो आप इसको जरूर प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा बहुत देख लेना, जिससे आपके वहाँ पर दिक्कत नहीं आए, है ना। अदरवाइज वहाँ पर आप इसको यूज भी नहीं कर पाओगे। बहुत से स्टूडेंट क्या होता है कैलकुलेशन में जब फंसते हैं तो वो अपना बहुत सारा समय यहाँ पर वो इसको यूज करने में यहाँ पर वो खराब कर देते हैं ना, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता यार इसको कैसे यूज करो। तो आप थोड़ी बहुत छोटे मोटे कैलकुलेशन पहले इससे करके देख लोगे तो आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं आप कोशिश करना डायरेक्ट इसको लैपटॉप में यूज करना, क्योंकि वहां पर मोबाइल तो मिलेगा नहीं, आपको लैपटॉप में यूज करना पड़ेगा। तो आप सीधा लैपटॉप में यूज में लेना, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आए। तो दोस्तों इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर आप जब पेपर अटेम्प्ट करोगे तो आपके सिलेक्शन में यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट होगा। देखो बहुत से स्टूडेंट की का प्रिपरेशन बहुत शानदार होते हैं, लेकिन उनकी एक प्रॉपर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी या एग्जाम होल प्लानिंग अच्छी नहीं होती, तो केवल इसी वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाता है ना। यहाँ पर इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो बहुत ज्यादा समय उसमें वेस्ट नहीं करना है, आपको तुरंत उसको छोड़कर या बुक मार्क करके आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाना है। अदरवाइज पता चले आप पूरे पेपर को देख ही नहीं पाओ, टाइम हो गया, वो ऑटोमेटिक सबमिट हो गया, आपके सारे क्वेश्चन छूट गए, बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए, तो फिर आपका सिलेक्शन होते होते भी रुक जाएगा। आपका सब्जेक्ट अच्छा है फिर भी सिलेक्शन रुक जाएगा। मैं कहूँगा कि आप जितने भी इंस्ट्रक्शन मैंने बताया ना उनको भी यूज में लो, और साथ के साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करना, ताकि आपके साथ साथ उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू।